हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और वेलकम है चैप्टर 3 के पार्ट 1 में। अच्छा, पिछले चैप्टर्स में हमने लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में पढ़ा है ना। ये सारे प्रोसेसेस एक इंडिविजुअल यानी आपके या मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोसेस की बात करने वाले हैं जो आपके जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो फटाफट से देखें आज के इस सफर में हमारी मंजिल क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन जरूरी ही क्यों है। फिर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट यानी उसकी ABCD समझेंगे। उसके बाद हम डाइव करेंगे बाइनरी फिजन में और देखेंगे कि ये कैसे कैसे हो सकता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक सॉलिड एग्जाम रेडी रिव्यू। तो रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर रिप्रोडक्शन को एक लाइफ प्रोसेस माना ही क्यों जाता है? देखो, सांस लेना जरूरी है वरना गेम ओवर, खाना खाना जरूरी है वरना एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या रिप्रोड्यूस करना भी इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए इतना ही जरूरी है? चलो आपसे एक सिंपल सा आसान सा सवाल पूछता हूं। अगर आप भगवान ना करें सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप मर जाएंगे। अगर आप खाना पीना छोड़ दें तब भी आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या उसकी मौत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो आराम से अपनी पूरी हेल्दी जिंदगी जी सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? Why is it a life process? और इसका जवाब है कि रिप्रोडक्शन आपके लिए नहीं बल्कि आपकी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए है। ये प्रोसेस बेसिकली एक गारंटी है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है पूरी स्पीशीज के लिए। ये प्रोसेस पक्का करता है कि आपके बाद भी आपकी स्पीशीज इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती रहे। जरा सोचो, अगर सारे टाइगर्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ सालों में टाइगर की पूरी प्रजाति ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए ये एक ऐसा अनोखा लाइफ प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को नहीं पूरी स्पीशीज को जिंदा रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिप्रोडक्शन के पहले टाइप को एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें पार्टनर की जरूरत ही नहीं होती, सिंगल पेरेंट ही काफी है। जी हाँ, यह है द यूनिपेरेंटल प्लान। देखिए, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने के दो मेन तरीके हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा नाम से पता चलता है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में हम अगले पार्ट्स में डिटेल में बात करेंगे। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर रहेगा। तो इसकी किताबी डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है सेम स्पीशीज के एक ही पेरेंट से। और इस डेफिनेशन का सबसे बड़ा हीरो कौन है? वो है ये लाइन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, दिमाग में सेट कर लो। यहां कोई मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन यानी मिलना नहीं होता है। अब इसको समझने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका जानते हो क्या है? बस एक फोटोकॉपी मशीन यानी जीरोक्स मशीन के बारे में सोचो। आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालते हो, बटन दबाते हो और मशीन उसकी एकदम एग्जैक्ट 100% वैसी ही कॉपी निकाल देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल यही काम करता है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग एकदम डिट्टो कॉपी होता है। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से समझते हैं। पहला, ये यूनिपेरेंटल है। यूनि मतलब वन, पेरेंटल मतलब पेरेंट, तो सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है। दूसरा, नया ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली एग्जैक्ट होता है। साइंटिफिकली बोलें तो एक क्लोन होता है। उसका डीएनए अपने पेरेंट के डीएनए से 100% मैच करता है। तीसरा, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसीलिए तो बैक्टीरिया मिनट्स में अपनी पॉपुलेशन डबल कर लेते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यानी नुकसान भी है, और वो है नो जेनेटिक वेरिएशन। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा नुकसान क्यों है? क्योंकि यहाँ जीन्स मिक्स नहीं हो रहे तो नए कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे। इमेजिन करो कोई नई बीमारी आ गई तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होने के कारण सबके सब खत्म हो सकते हैं। वेरिएशन ही तो इवोल्यूशन और सर्वाइवल का बेस है दोस्त। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे कॉमन, सबसे सिंपल मेथड को देखेंगे। ये खासकर यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसका नाम है बाइनरी फिजन। अरे, इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा है। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी टूटना। तो सिंपल भाषा में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है। ये मेथड प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट जैसे हमारे स्टार प्लेयर्स अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए एक गोल्डन कंडीशन है, एक शर्त है। ऑर्गेनिजम्स ये सिंपल सा डिवीजन तभी करते हैं जब हालात उनके फेवर में हो।
यानी फेवरेबल कंडीशंस में। इसका सीधा सा मतलब है जब उनके पास आसपास भरपूर खाना यानी अबंडेंट फूड मौजूद हो। जब लाइफ में सब आराम से चल रहा हो तभी तो आराम से 1 से 2 बनेंगे ना। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पेरेंट सेल पूरा खाना पीना करके बड़ा होता है और डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है। स्टेप 2, उसका न्यूक्लियस जो सेल का ब्रेन है वो डिवाइड होता है। स्टेप 3, न्यूक्लियस के बाद बारी आती है साइटोप्लाज्म की जो सेल का बॉडी है, वो भी बीच से 2 हिस्सों में बंट जाता है। और आखिर में स्टेप 4, वोला, हमारे पास 2 नई एकदम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स तैयार हो जाती हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। क्या आप जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही तरीके से स्प्लिट नहीं होते? उनके डिवाइड होने का प्लेन यानी उनके कटने का एंगल अलग-अलग होता है उनके शेप के हिसाब से। इस टेबल को दिमाग में छाप लो, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अमीबा, इसका तो कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता बेचारा, तो एक कहीं से भी किसी भी प्लेन से किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड हो सकता है। इसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। फिर है पैरामीशियम, जिसका शेप चप्पल जैसा होता है ना, ये हमेशा ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टली या आधा डिवाइड होता है। ऐसे सोचो जैसे आप ब्रेड की स्लाइस काट रहे हो। और आखिर में है यूग्लिना, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी वर्टिकली सीधा लंबाई में डिवाइड होता है। इसको याद रखने का तरीका, जैसे आप एक जैकेट की जिप ऊपर से नीचे खोलते हैं। तो एक बार रिपीट करें, अमीबा एनी प्लेन, पैरामीशियम ट्रांसवर्स और यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल। चलिए, इतना सब पढ़ने के बाद अब टाइम है क्विक रैपिड फायर क्विज का। जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको अच्छे से पक्का कर लेते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम्स में एक भी नंबर ना कटे। रेडी हो? ओके, पहला सवाल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सोचिए, याद करो मैंने एवोल्यूशन से लिंक किया था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एब्सेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यानी नए वेरिएशंस पैदा नहीं होते, जिससे बदलते एनवायरनमेंट में पूरी स्पीशीज को खतरा रहता है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूग्लिना में किस टाइप का बाइनरी फिशन होता है? याद है ना वो जैकेट की जिप वाला एग्जाम्पल? कम ऑन, यू नो दिस। बिल्कुल सही जवाब है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और अब आखिरी सवाल आज का, ऑर्गेनिजम्स आमतौर पर बाइनरी फिशन कब करते हैं? उनके लिए सबसे अच्छा ऐशो आराम वाला समय कौन सा होता है? याद है, जब लाइफ में सब बढ़िया हो? एब्सोल्युटली राइट, जवाब है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब खाना पीना भरपूर मात्रा में अवेलेबल हो। शाबाश। तो हमने सीखा कि जब पार्टी चल रही है, खाना भरपूर है, तो अमीबा आराम से डिवाइड हो जाता है। लेकिन अब एक बात सोचिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। क्या होगा जब पानी सूख जाए, जब खाना खत्म हो जाए, जब कंडीशंस एकदम अनफेवरेबल यानी मुश्किल हो जाएं? क्या तब बेचारा अमीबा सरेंडर कर दे? बिल्कुल नहीं, अमीबा इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक मजबूत किला, एक फोर्ट्रेस बनाता है। ये कैसे होता है और उस किले के अंदर क्या होता है, इस सब का पर्दाफाश हम करेंगे अगले एक्सप्लेनर यानी पार्ट 2 में। हम देखेंगे कि मल्टीपल फिजन क्या होता है, बडिंग कैसे होती है और कैसे वही ईस्ट आपके केक और ब्रेड को इतना सॉफ्ट और फ्लफी बना देता है। तो स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू। वेलकम बैक दोस्तों, बायोलॉजी सर्वाइवल गाइड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपको याद है ना, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब सब ऑल इज वेल होता है तो अमीबा आराम से बाइनरी फिजन से 1 से 2 हो जाता है। लेकिन सोचो अगर पार्टी ओवर हो जाए, जब हालात मतलब कंडीशंस एकदम खराब हो जाएं। तो आज हम इन छोटे छोटे क्रीचर्स की अपोकलिप्स सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को समझेंगे। और हाँ, एक बोनस भी है, हम ये भी पता लगाएंगे कि आपकी फेवरेट वो सॉफ्ट वाली ब्रेड आखिर बनती कैसे। तो चलिए एक थोड़ा ड्रामेटिक सवाल से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक तालाब है जो लाइफ से भरा हुआ है, लाखों छोटे छोटे जीव हैं उसमें, और फिर अचानक वो पूरा का पूरा सूख जाता है, एकदम बंजर। तो वहाँ रहने वाले बेचारे क्रीचर्स का क्या होता होगा? क्या सब मर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऑन करते हैं अपना अल्टीमेट सर्वाइवल मोड। अब जरा यहाँ देखिए, ये कहानी के 2 अलग अलग साइड हैं। एक तरफ है गुड टाइम्स, जहाँ खाना पानी सब है और अमीबा खुशी खुशी बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है बैड टाइम्स और उसके नीचे है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के पीछे आखिर छुपा क्या है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। हमारा पहला केस स्टडी है हमारा माइक्रोस्कोपिक दोस्त अमीबा और उसकी कमाल की फोर्ट्रेस स्ट्रैटेजी। हाँ, किले वाली स्ट्रैटेजी, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं मल्टीपल फिजन। देखो, नाम से ही साफ है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे और फिजन मतलब टूटना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक मजबूत किला बनाकर किसी तूफान का सामना करना। तो होता क्या है,
जैसे ही माहौल बिगड़ता है यानी एडवर्स कंडीशंस आती हैं, अमीबा सबसे पहले पता है क्या करता है? वो अपने फॉल्स फीट, जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, उनको अंदर खींच लेता है और बिल्कुल एक परफेक्ट गोल बॉल की तरह बन जाता है। ये उसका एक तरह का कंप्लीट लॉकडाउन मोड है, ताकि एनर्जी बचाए और खुद को सेफ रखे। और इतना ही नहीं, अपने इस लॉकडाउन को और भी मजबूत बनाने के लिए ये अपने चारों तरफ एक सुपर टफ 3 लेयर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। इसे आप एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सर्वाइवल बंकर समझ लो। ये इतना टफ होता है कि एक्सट्रीम गर्मी, सर्दी, यहाँ तक कि डेंजरस केमिकल्स का भी इस पर कोई असर नहीं होता। और अब आती है सबसे अमेजिंग बात। इस बंकर के अंदर अमीबा आराम नहीं कर रहा, वो बहुत बिजी है। स्टेप 1 में देखो, उसका जो न्यूक्लियस है वो बार डिवाइड होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर स्टेप 2 में हर नए न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। और फाइनली स्टेप 3 में उस एक सिस्ट के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बेबी अमीबा यानी अमीब्यूलाई बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर इंतजार खत्म होता है। जैसे ही अच्छे दिन आते हैं, बारिश होती है, पानी वापस आता है, वो सिस्ट फट जाता है और एक साथ सैकड़ों नए अमीबा की पूरी आर्मी बाहर निकलती है। ये एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मतलब अपोकलिप्स खत्म और पार्टी फिर से शुरू। तो इससे हमने क्या सीखा? चलो इसका मेन डिफरेंस समझते हैं। बाइनरी फिजन होता है अच्छे हालात में, जब सब कुछ ठीक है और पॉपुलेशन बढ़ानी है, लेकिन मल्टीपल फिजन एक प्योर सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जो बुरे हालात में काम आती है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी स्पीशीज जिंदा रहनी चाहिए। चलिए अब अमीबा से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे कमाल के माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यीस्ट। शायद आपको सुनकर हैरानी हो, पर ये एक तरह का फंगस है। हाँ, और इसकी जो रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी है ना, वो बड़ी क्यूट है। हम उसे कह सकते हैं मिनी मी स्ट्रेटजी या साइंटिफिकली बडिंग। देखिए, यीस्ट जो है वो अमीबा की तरह बीच से 2 टुकड़ों में नहीं टूटता, नहीं, बल्कि जैसा आप स्टेप 1 में देख रहे हैं, पेरेंट सेल पर एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे बड कहते हैं। फिर स्टेप 2 में पेरेंट का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसकी एक कॉपी इस नए बड में चली जाती है। और आखिर में स्टेप 3 में ये बड थोड़ा बड़ा होकर पेरेंट से अलग हो जाता है और बन जाता है एक बिल्कुल नया इंडिपेंडेंट यीस्ट सेल, एकदम परफेक्ट क्लोन। नाउ यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। जब यीस्ट ये बडिंग का प्रोसेस करता है तो वो शुगर को अपने खाने की तरह यूज करता है और इस प्रोसेस के दौरान एक बाय प्रोडक्ट यानी एक गैस रिलीज करता है। और गैस करो कौन सी गैस? ये वो गैस है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी हाँ, यही है आपकी फ्लफी ब्रेड और नरम केक्स के पीछे का पूरा साइंस। यीस्ट जो गैस छोड़ता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस डो यानी आटे में फंस जाती है और उसमें छोटे छोटे बबल्स बनाकर उसे फुला देती है। तो अगली बार जब आप कोई केक का पीस या ब्रेड खाएं, तो हमारे इस छोटे सी दोस्त यीस्ट को एक थैंक यू जरूर कहना। ओके, तो अब इतना सब कुछ सीखने के बाद वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेन टेस्ट का। रेडी हो? देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। और हाँ, ये सवाल आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल बहुत सिंपल है, बताइए अमीबा अपनी स्पेशल पावर मल्टीपल फिशन कब इस्तेमाल करता है? अच्छे दिनों में या बुरे दिनों में? फेवरेबल या एडवर्स कंडीशंस? बिल्कुल सही। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, जब खाने पीने की कमी हो, तभी वो अपना सर्वाइवल मोड ऑन करता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 2, उस स्पेशल सर्वाइवल बंकर का नाम क्या है? वो टफ सी कवरिंग जो अमीबा अपने चारों तरफ बनाता है। याद आया कुछ? ये कहते हैं सिस्ट, CYST, सिस्ट। इस टर्म को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सा फंगस है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो बडिंग मेथड से अपना मिनी मी बनाकर रिप्रोड्यूस करता है? जी हाँ, वो है हमारे बेकर का सबसे अच्छा दोस्त, यीस्ट। और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इसका साइंटिफिक नाम भी याद कर लीजिए, सैक्रोमाइसीस सेर्विसी। टीचर जरूर इम्प्रेस होंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सर्वाइव और मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उनका क्या, जो थोड़े बड़े हैं यानी मल्टी सेल्यूलर क्रीचर्स? क्या ये सच है कि एक केचुए को अगर बीच से काट दो तो उसके 2 सर उग जाते हैं? या एक नया पौधा सिर्फ एक पत्ती से कैसे उग सकता है?
इन्हीं सब कमाल के सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। तो बायोलॉजी सर्वाइवल गाइड का पार्ट 3 बिल्कुल। हेलो बायोलॉजी स्क्वाड, कैसे हैं सब? वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और ये है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीरीज का पार्ट 3। पिछले एक्सप्लेनर में हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में झांका था। आज हम देखेंगे कि नेचर अपने कॉपी पेस्ट फीचर का इस्तेमाल बड़े यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे करती है। तैयार हो जाओ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबने देखा होगा कि एक छिपकली मतलब लिजर्ड जब डर जाती है तो अपनी पूंछ अलग करके भाग जाती है और कुछ टाइम बाद जादू की तरह उसकी पूंछ वापस भी आ जाती है ना कमाल की बात? लेकिन कभी सोचा है क्या उस टूटी हुई पूंछ से एक पूरी नई छिपकली बन सकती है? इसी मिस्ट्री से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलो, आज का मिशन क्लियर है। हम नेचर के 5 सुपर तरीकों को अनलॉक करेंगे जिससे वो खुद को क्लोन करती हैं। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, यानी कैसे कुछ जीव टूटकर नए बन जाते हैं। फिर रीजेनरेशन, कैसे खोए हुए पार्ट से पूरे नए जीव बन जाते हैं। उसके बाद है बडिंग, जिसमें साइड से एक छोटा सा क्लोन निकल आता है। फिर आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स के अपने क्लोनिंग हैक्स। और आखिर में स्पोर फॉर्मेशन, हवा में स्पोर्स का धमाका। चलो एक एक करके इनकी शक्तियों को आजमाते हैं। ओके, तो हमारी पहली सुपर पावर है फ्रैगमेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है टूटकर बनना। अब देखो, आम जिंदगी में टूटना तो अच्छी बात नहीं मानी जाती है ना, लेकिन बायोलॉजी की दुनिया में ये एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। एक सेकंड के लिए सोचो, आपके पास एक धागा है, अगर आप उसे तोड़ दो तो क्या होगा? बस टूटे हुए टुकड़े मिलेंगे, कुछ नया तो बनेगा नहीं क्योंकि वो नॉन लिविंग है। सिंपल। लेकिन स्पाइरोगायरा जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये टूटना किसी मैजिक से कम नहीं। जब स्पाइरोगायरा बड़ा होकर टुकड़ों में टूटता है ना, तो हर एक छोटा सा टुकड़ा ग्रो करके एक नया पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। Isn't that just incredible? और ये जादू हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्पाइरोगायरा में, जो एक टाइप की एल्गी है, और साइकॉन में, जो एक स्पंज है। जब पानी और न्यूट्रिएंट्स, मतलब जब कंडीशंस एकदम परफेक्ट हो, फर्स्ट क्लास माहौल हो, तो स्पाइरोगायरा के फिलामेंट्स तेजी से लंबे होते हैं और फिर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और बूम, हर फ्रैगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा। ये पॉपुलेशन बढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल और सुपर फास्ट तरीका है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट लेवल की पावर पर। इसका नाम है रीजेनरेशन। फ्रैगमेंटेशन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। ये है असली सुपर पावर। और हाँ, ये सीधा हमारे उस शुरुआती सवाल से जुड़ा है, याद है ना, छिपकली वाला? ओके, इसको बहुत ध्यान से समझो। बायोलॉजी में 2 तरह की रीजेनरेशन होती है। लिजर्ड में जो होती है उसे कहते हैं लिमिटेड रीजेनरेशन। इसका मतलब सिर्फ टूटा हुआ बॉडी पार्ट ही वापस उगता है, जैसे पूंछ। लेकिन उस टूटी हुई पूंछ से एक नई छिपकली, नो वे, वो नहीं बन सकती। अब देखो प्लानेरिया को, ये ट्रू रीजेनरेशन का बादशाह है। अगर आप प्लानेरिया को काट दो तो हर एक टुकड़ा अपने बाकी के हिस्से को रीजेनरेट कर लेगा और 2 नए प्लानेरिया बन जाएंगे। तो हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। नहीं, छिपकली की पूंछ से नई छिपकली नहीं बन सकती। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। पार्ट 1 से आपको यूनिसेल्युलर यीस्ट में बडिंग तो याद ही होगा, है ना? तो चलो अब देखते हैं कि यही प्रोसेस एक मल्टी सेल्युलर एनिमल यानी हाइड्रा में कैसे काम करता है। कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइड से एक छोटा सा क्लोन निकल रहा हो। तो चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले हाइड्रा की बॉडी पर होते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो किसी भी दूसरे सेल में बदल सकते हैं, जैसे स्टेम सेल्स। उनसे एक छोटा सा गुब्बारे जैसा आउटग्रोथ निकलता है, इसे हम बड कहते हैं। फिर इस बड की स्किन और पेट यानी डाइजेस्टिव कैविटी पेरेंट से जुड़ जाती है। पेरेंट हाइड्रा अब इस बढ़ते हुए बड को पूरा न्यूट्रिशन देता है और जब बेबी हाइड्रा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अकेले सर्वाइव कर सके तो वो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। ये प्रोसेस एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, तो एकदम ध्यान से नोट कर लेना इसको। अब बात करते हैं प्लांट्स की। एनिमल्स से भी आगे प्लांट्स तो क्लोनिंग के मामले में एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स है बॉस। इस मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें नए प्लांट्स बीज यानी सीड से नहीं बल्कि उनके वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम या लीफ से ही उग जाते हैं। इस स्लाइड पर कुछ जबरदस्त एग्जांपल्स हैं। आलू यानी पोटैटो, उसके ऊपर जो आईज या बर्ड्स होते हैं उन्हीं से नए प्लांट्स उग सकते हैं। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी अपनी रूट से ग्रो करती है। गन्ना यानी शुगर केन और घास अपने नोड से। और सबसे कमाल है ब्रायोफिलम। इसके पत्तों के किनारों पर ही छोटे छोटे बड्स होते हैं जहां से पूरे के पूरे नए प्लांट्स उग जाते हैं।
मतलब पत्ते से नया पौधा। अमेजिंग राइट? अच्छा, इमेजिन करो आपने एक गीली ब्रेड का टुकड़ा कुछ दिन के लिए साइड में रख दिया। उस पर फफूंद यानी फंगस उग जाता है ना। सोचा है कभी ये फंगस रिप्रोड्यूस कैसे करता है? इसका तरीका है स्पोर फॉर्मेशन, जो एक तरह के एक्सप्लोजन, एक धमाके जैसा है। अगर आप उस ब्रेड मोल्ड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन धागों के ऊपर एक गोल लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। बस इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर लाखों करोड़ों स्पोर्स बनते हैं। तो ये काम कैसे करता है? उस स्पोरेंजियम के अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे स्पोर्स बनते रहते हैं। जब वो फैक्ट्री पूरी तरह भर जाती है तो स्पोरेंजियम फट जाता है, एक ब्लास्ट की तरह, और ये सारे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। जब भी इन स्पोर्स को कोई नम और गर्म जगह मिलती है, जैसे कि एक और ब्रेड का टुकड़ा, ये वहां जर्मिनेट करके एक नया फंगस बना लेते हैं। एक अकेले फंगस से लाखों नए फंगस। वाह, तो हमने 5 अलग अलग बायोलॉजिकल सुपर पावर्स देख ली हैं। अब टाइम है ये चेक करने का कि आपको कितना याद रहा। चलो एक क्विक एग्जाम कॉर्नर हो जाए। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप मन में जवाब सोचना। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सवाल, वो कौन सा प्लांट है जो अपने पत्तों के किनारों यानी लीफ मार्जिन्स पर लगे बड्स से रिप्रोड्यूस करता है? सोचो सोचो, अभी बताया था। बिल्कुल सही जवाब है ब्रायोफाइलम। अगर आपका जवाब सही था तो वेल डन। अगला सवाल, छिपकली और प्लनेरिया की रीजनरेशन में मेन फर्क क्या है? ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, याद करो, आराम से सोचो। जबरदस्त, करेक्ट। लिजर्ड्स में लिमिटेड रीजनरेशन होती है, मतलब सिर्फ टूटा हुआ पार्ट वापस आता है, जबकि प्लनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होती है, जिसमें टूटे हुए पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है। एक्सीलेंट। और ये रहा आखिरी सवाल, बिल्कुल इजी। स्पिरोगायरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज होता है? और जवाब है फ्रैगमेंटेशन। क्या बात है! अगर आपके सारे जवाब सही थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ग्रेट जॉब स्क्वाड। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि नेचर खुद को कैसे कॉपी पेस्ट करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन बढ़ाने का एक बहुत फास्ट और एफिशिएंट तरीका है, लेकिन इसका नतीजा यह है कि सभी ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट के एग्जैक्ट क्लोन्स होते हैं, बिल्कुल ज़ेरॉक्स कॉपी। लेकिन यहां पर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ सिर्फ कॉपी पेस्ट ही हो रहा है तो हमारे आसपास नेचर में इतनी वैरायटी, इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु और प्लांट्स, ये सब कहां से आए? अगर सब क्लोन हैं तो सब एक जैसे क्यों नहीं हैं? इस सवाल का जवाब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यही है हमारा अगला टॉपिक पार्ट 4 में। अगले एक्सप्लेनर में हम एक फ्लावर को लिटरली डाइसेक्ट करेंगे, उसके मेल और फीमेल पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि वैरायटी आती कहां से है। तो उसे मिस मत करना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस। हेलो बायोलॉजी स्क्वाड, वेलकम बैक। हम सब जब भी फूलों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? उनकी सुंदरता, उनकी खुशबू, है ना? डेकोरेशन के काम आते हैं। लेकिन एक प्लांट के लिए ये सब डेकोरेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। उसके लिए एक फूल एक सर्वाइवल मशीन है। तो आज के इस डीप डाइव में यानी चंक 4 में हम इसी मशीन के पुर्जे पुर्जे खोलकर समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। बिल्कुल सही, ये कोई मामूली डेकोरेशन नहीं बल्कि एक जिंदा रहने की मशीन है, क्योंकि फूल एक प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पिछले एक्सप्लेनर्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, जहां एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही कॉपी बना लेता है। लेकिन अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया में, जहां मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं एक नया यूनिक ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। और प्लांट्स में इस पूरे प्रोसेस का हीरो कौन है? फूल। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस सर्वाइवल मशीन को हम लेयर बाय लेयर यानी परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसकी हर एक चीज इसके सबसे जरूरी काम यानी रिप्रोडक्शन के लिए इतनी परफेक्ट कैसे बनी है। तो देखो, फंडामेंटली एक फूल 4 लेयर से बना होता है। सोचो जैसे एक प्याज की परतें होती हैं एक के अंदर एक, बस वैसी ही बायोलॉजी की भाषा में इन लेयर्स को हम कहते हैं वर्ल्ड्स, और ये हमेशा एक सेट पैटर्न में होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। चलिए इन चारों से मुलाकात करते हैं। सबसे बाहर वाली परत है कैलिक्स। ये जो हरे रंग के पत्ते जैसे दिखते हैं ना फूल के नीचे, ये ही हैं। जब फूल एक छोटी सी कली होता है यानी बड स्टेज में, तो कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये हैं फूल के बॉडीगार्ड्स।
फिर इसके अंदर आती है करोला, फूल की रंगीन सुंदर पंखुड़ियाँ। इनका काम क्या है? पॉलिनेटर्स को, जैसे कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, एकदम किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं दी एडवर्टाइजर्स। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसको ध्यान से सुनना। जो बाहर की दो लेयर्स हैं, कैलिक्स और करोला, इन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी वर्ल्स। एक्सेसरी मतलब हेल्पर्स। ये प्रोसेस में हेल्प तो करते हैं, पर रिप्रोडक्शन में सीधे सीधे हिस्सा नहीं लेते। असली काम, मेन काम अंदर की दो लेयर्स करती हैं, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एसेंशियल वर्ल्स। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको जरूर याद रखना। तो चलिए अब हेल्पर्स को साइड में रखते हैं और फोकस करते हैं इस मशीन के इंजन रूम पर, यानी दोनों एसेंशियल वर्ल्ड्स पर। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो पहले बात करते हैं एंड्रोशियम की। ये फूल का कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये एंड्रोशियम अकेला नहीं है, ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है और हर एक यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन। हर एक स्टेमन के दो मेन हिस्से होते हैं। ये जो आपको लंबी सी डंडी दिख रही है, इसे कहते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, ये है एंथर। और असली खजाना इसी एंथर के अंदर है। इसी के अंदर बनते हैं हजारों पोलन ग्रेन्स, जो कि प्लांट के मेल गेमीट्स हैं। अब आते हैं फूल के बिल्कुल सेंटर में, इसके आखिरी और सबसे अंदर वाले वॉल पर जाइनीशियम। ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जैसे एंड्रेशियम स्टेमन से बनता है, ठीक वैसे ही जाइनीशियम भी इंडिविजुअल यूनिट से बनता है, जिन्हें हम कार्पुल्स कहते हैं। एक कार्पल के भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। देखो, सबसे ऊपर है स्टिग्मा। ये एक स्टिकी लैंडिंग पैड जैसा है, जहाँ पॉलन आके लैंड करता है। फिर स्टिग्मा से नीचे आती है ये पतली सी ट्यूब, जिसे कहते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे ये जो फूला हुआ सा बेस है, ये है ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर मौजूद हैं ओव्यूल्स, और हर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा होता है। तो अब एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में आता है, क्या हर फूल में ये दोनों एसेंशियल वर्ल्ड्स यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक साथ मौजूद होते हैं? क्या लगता है आपको? तो इसका जवाब है ज्यादातर फूलों में हाँ, दोनों पार्ट्स एक साथ होते हैं। ऐसे फूलों को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे गुड़हल का फूल यानी हिबिस्कस। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि पपीता, जिनके फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब एक फूल या तो सिर्फ मेल होगा, जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम होगा, या फिर सिर्फ फीमेल होगा, जिसमें सिर्फ गाइनीशियम होगा। दोनों एक साथ नहीं। चलिए एक और छोटा सा टेक्निकल टर्म जो एग्जाम्स में काम आ सकता है। फूल जिस डंडी से प्लांट से जुड़ा होता है, उस डंडी को कहते हैं पेडिसिल। अगर किसी फूल में ये पेडिसिल है तो उस फूल को पेडिसिलेट कहते हैं, और अगर नहीं है तो उसे सेसिल कहते हैं। सिंपल। तो अब तक हमने इस पूरी सर्वाइवल मशीन की एनाटॉमी समझ ली है। अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर का, एक छोटा सा क्विज, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना सीखा। तैयार है? लेट्स गो। सवाल नंबर 1, कौन से 2 वर्ल्ड्स एसेंशियल वर्ल्ड्स कहलाते हैं? और हाँ, क्यों कहलाते हैं ये भी बताना है। सोचिए सोचिए। सही जवाब है एंड्रोशियम और गाइनेशियम, और एसेंशियल इसलिए क्योंकि यही तो है जो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन के फंक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर आपका जवाब सही था तो शाबाश। सवाल नंबर 2, जल्दी से बताओ कैलिक्स के जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनका नाम क्या है? ये बहुत आसान है, कम ऑन। जवाब है सेपल्स। याद है ना, द बॉडीगार्ड्स? बिल्कुल सही। और ये रहा आपके लिए आखिरी सवाल। एक ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए जिसके फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था। करेक्ट, पपाया इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट, मजा आ गया। लगता है बायोलॉजी स्क्वाड का पूरा ध्यान यही था। तो दोस्तों, अब हमने इस सर्वाइवल मशीन के सारे पार्ट्स को समझ लिया है। इसकी पूरी एनाटॉमी हमारे दिमाग में क्लियर है। लेकिन मशीन तो हमने बना ली, इसके सारे पुर्जे भी समझ लिए, पर इसका स्टार्ट बटन कहाँ है? इसे ऑन कैसे करें? और यही सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एंथर से निकला हुआ वो छोटा सा मेल पॉलन आखिर गाइनीशियम के अंदर छुपे हुए फीमेल एग तक अपना रास्ता कैसे तय करता है, और जब वो मिल जाते हैं तब आखिर होता क्या है? इसके पीछे की पूरी फैसिनेटिंग स्टोरी हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर यानी चंक 5 में। वहां हम पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के अनोखे सफर पर निकलेंगे। उसके लिए तैयार। हेलो 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 बायोलॉजी स्क्वाड एंड वेलकम बैक। पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
याद है पिछली बार हमने फ्लावर की पूरी एनाटॉमी, उसकी मशीनरी को समझा था, एंथर, ओवरी, वो सब। वेल, आज हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज का टॉपिक एकदम मिशन इम्पॉसिबल मूवी जैसा है और हमारा हीरो एक छोटा सा नन्हा सा पॉलन ग्रेन। तो ये मिशन इम्पॉसिबल आखिर है क्या? प्रॉब्लम क्या है? सोचो, हमारा हीरो द मेल गैमेट वो पॉलन ग्रेन के अंदर लॉक हो गया है और उसकी हीरोइन द फीमेल गैमेट वो ओवरी के अंदर एकदम सेफ हाउस में छिपी हुई है। दोनों के बीच में इतनी दूरी। देखो, मेल गैमीट यहाँ और फीमेल गैमीट इतनी दूर, तो सवाल वही है, हाउ विल दे एवर मीट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना प्लांट्स के पास एक सुपर कूल सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन उस सीक्रेट टेक्निक तक पहुंचने से पहले एक पहला सबसे जरूरी स्टेप है। उस पॉलन ग्रेन को पहले लड़की वालों के घर तक तो पहुंचना पड़ेगा, राइट? तो चलो इस सफर का पहला कदम देखते हैं, जिसका नाम है पॉलिनेशन। ओके, सो पहला कदम है पॉलिनेशन। ये इतना जरूरी स्टेप है कि इसके बिना भाई मिशन शुरू ही नहीं हो सकता। गेम ओवर बिफोर इट इवन बिगिंस। यही है इस पूरे ऑपरेशन का लॉन्च पैड। सो ये पॉलिनेशन है क्या चीज? बहुत ही सिंपल, आसान भाषा में ये है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। कहां से कहां तक? मेल पार्ट यानी एंथर से फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक। दैट्स इट, इतना ही है। इसी सिंपल से ट्रांसफर को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब एक प्रॉब्लम है, फ्लावर्स के पास पैर तो होते नहीं, राइट? वो चल के तो जा नहीं सकते, तो पॉलन एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा कैसे? उबेर करेगा क्या? वेल, काइंडा। प्लांट्स ने अपने डिलीवरी एजेंट्स हायर किए हुए हैं। इन एजेंट्स को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है एबायोटिक एजेंट्स, मतलब नॉन लिविंग चीजें जैसे हवा या पानी, और दूसरे हैं बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स। ये सब पॉलन के डिलीवरी बॉयज हैं। ओके, अब ये जो डिलीवरी है ये दो तरह से हो सकती है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब है घर की बात घर में, यानी पॉलन ग्रेन या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर। सिंपल। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें थोड़ा एडवेंचर है। यहाँ पॉलन एक प्लांट से ट्रैवल करके किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है, लेकिन एक रूल है, दोनों प्लांट्स सेम स्पीशीज के होने चाहिए। मतलब आम का पॉलन आम के पेड़ पर ही जाएगा, गुलाब पर नहीं। मेक सेंस, राइट? ओके, पेन पेपर रेडी? ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल है, ध्यान से सुनो। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ये क्रॉस पॉलिनेशन हाथ से भी करते हैं? सीरियसली, वो एक छोटा सा ब्रश लेते हैं, एक फ्लावर से पॉलन कलेक्ट करते हैं और दूसरे फ्लावर पे लगा देते हैं। पर क्यों करते हैं ऐसा? टू क्रिएट न्यू बेटर वैरायटीज। ऐसे ही हमें हाई यील्डिंग क्रॉप्स मिलते हैं, बेहतर गेहूं, बेहतर चावल। ये सब इस आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन की ही देन है। ऑल राइट, सो पॉलिनेशन सक्सेसफुल। हमारा एजेंट यानी पॉलन ग्रेन ड्रॉप जोन पर लैंड कर चुका है, स्टिग्मा पे। अब शुरू होगी असली हाइस्ट मूवी, मिशन का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, द डबल फर्टिलाइजेशन हाइस्ट। अब वक्त है ओवरी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने। तो होता क्या है, जैसे ही पॉलन उस स्टिकी स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। उसमें से एक पतली सी लंबी सी ट्यूब निकलती है जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। सोचो, ये एक ड्रिले मशीन है जो एक सीक्रेट टनल बना रही है। कहाँ से? स्टाइल के अंदर से होते हुए सीधा ओवरी के टारगेट तक यानी एम्ब्रियो सैक तक। और इस टनल के अंदर कौन ट्रैवल कर रहा है? हमारे दो कमांडोज, द टू मेल गमीट्स। और जैसे ही ये ट्यूब एम्ब्रियो सैक को टच करती है, बूम, उसका एंड फट जाता है और दोनों मेल गमीट्स अंदर रिलीज हो जाते हैं। मिशन इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, अंदर आने के बाद यहाँ होगा डबल एक्शन, इसीलिए इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। लेट्स सी पार्ट 1। हमारा जो पहला मेल गैमीट है, आते ही वो सीधा मिल जाता है एग सेल से। ये मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट ही फ्यूचर का बेबी प्लांट है, द एम्ब्रियो। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। याद है, हमारे पास दो मेल गैमेट्स थे, तो दूसरा क्या करेगा? वो साइड में खड़े 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है और उनके साथ फ्यूज हो जाता है। 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन। इससे जो चीज बनती है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या बला है? ये जाइगोट का फूड सप्लाई है, उसका टिफिन बॉक्स। जब जाइगोट बड़ा होगा तो उसको न्यूट्रिशन यही एंडोस्पर्म देगा। तो समझे, 2 मेल गमीट्स ने पार्टिसिपेट किया, 2 बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक से बना जाइगोट, दूसरे से बना एंडोस्पर्म।
ये डेफिनेशन आई एम टेलिंग यू एग्जाम में आएगी ही आएगी। इसको रट्टा मार लो, अच्छे से समझ लो, बट भूलना मत। सो द हाइस्ट इज कंप्लीट। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मिशन सक्सेसफुल। पर अब आगे क्या? पार्टी के बाद क्या होता है? चलो देखते हैं। अब शुरू होगी एक नई जिंदगी की कहानी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्लावर का काम खत्म। उसकी जो सुंदर पंखुड़ियां यानी पेटल्स थे, सेपल्स थे, वो सब सूख कर गिर जाते हैं। द पार्टी इज ओवर। अब फोकस है बच्चे पे। तो जो ओव्यूल है, जिसके अंदर हमारा जाइगोट था, वो बड़ा होकर बन जाता है एक सीड। और पूरी की पूरी ओवरी जो सीड को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो डेवलप हो जाती है एक जूसी फ्रूट। तो अब हमारे पास फल है और उसके अंदर बीज। जब आप फल खाते हो या वो जमीन पे गिरता है तो बीज बाहर आ जाता है। अब ये बीज ना बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, मतलब अच्छा पानी, हवा, थोड़ी गर्मी, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। बीज के अंदर जो जाइगोट है वो अपने टिफिन बॉक्स यानी एंडोस्पर्म से एनर्जी लेता है और ग्रो करने लगता है। और देखते ही देखते एक नया छोटा सा प्लांट बाहर आ जाता है। इसी जादू को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। ओके, लेक्चर बहुत हो गया। अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर राउंड का। लेट्स सी कितना याद रहा आपको। आर यू रेडी? लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? कम ऑन, अभी तो पढ़ा था। याद करो, 2 हीरोज थे, 2 फ्यूजन हुए थे। एग्जैक्टली सही जवाब है। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल से जाइगोट बनाने के लिए, और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म बनाने के लिए। परफेक्ट, एग्जाम में यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का क्या बनता है और ओवरी का क्या बनता है? दिस इज एन इजी वन। द ओव्यूल बिकम्स द सीड एंड द ओवरी बिकम्स द फ्रूट। Fantastic! And the final question of our rapid fire round. Name the 2 types of pollination. Come on, you know this. एक घर की बात घर में और एक पड़ोसी के घर. Yes, self-pollination और cross-pollination. You guys are brilliant. तो ये थी प्लांट्स की अमेजिंग लव स्टोरी। कितना कॉम्प्लेक्स, कितना फैसिनेटिंग है ना? बट व्हाट अबाउट अस? व्हाट अबाउट ह्यूमंस? हम रिप्रोडक्शन के लिए हवा और पानी पे डिपेंड नहीं करते। हमारे पास इसके लिए बहुत ही एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हैं। और अगले पार्ट में यानी पार्ट 6 में हम इसी टॉपिक में डाइव करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सबसे पहले समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। टेस्टिस क्या है, स्पर्म्स कैसे बनते हैं, व्हाई आर दे लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको आना पड़ेगा अगली क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बार फिर वेलकम बैक बायोलॉजी स्क्वाड। आ गए हैं हम पार्ट 6 में। पिछले पार्ट में हमने फूलों के रिप्रोडक्शन की बात की थी, बट व्हाट अबाउट अस ह्यूमंस? अरे भाई, हमारा सिस्टम तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलो आज इसी कॉम्प्लिकेशन को आसान बनाते हैं और डाइव करते हैं सीधा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दुनिया में। देखो, हर चीज की शुरुआत एक ब्लूप्रिंट से होती है, एक जेनेटिक कोड से। हेरिडिटी वाला चैप्टर याद है ना? हमने पढ़ा था कि मेल्स में होते हैं XY सेक्स क्रोमोसोम्स। तो बस ये जो Y क्रोमोसोम है ना, ये एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह है। इसका काम है पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजाइन करना। तो आज हम इसी सिस्टम का एक स्पेशल टूर लेंगे। सोचो, हम एक हाई टेक फैक्ट्री में जा रहे हैं जिसका बस एक ही काम है, लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक डिलीवरी यूनिट्स मतलब स्पर्म्स बनाना। तो ये रहा हमारा आज का टूर मैप। सबसे पहले हम दी XY ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर हम चलेंगे द स्पर्म फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद हम फॉलो करेंगे स्पर्म की एन इनक्रेडिबल जर्नी, मिलेंगे द सपोर्ट क्रू से, और हाँ, एंड में चेक करेंगे कि तुम लोग एग्जाम के लिए कितने रेडी हो। सो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन नंबर 1, द XY ब्लूप्रिंट। फैक्ट्री देखने से पहले उसका प्लान तो समझना पड़ेगा ना। उसका नक्शा, उसका कोड, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स हैं XY तो डेवलप होगा मेल सिस्टम, सिंपल। और अगर XX हैं तो डेवलप होगा फीमेल सिस्टम। ये जो Y क्रोमोसोम है ना, यही वो ऑन स्विच है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है। इट्स दैट सिंपल, राइट? चलो भाई, अब चलते हैं टूर के मेन स्टॉप पर। सेक्शन नंबर 2, द स्पर्म फैक्ट्री। हम आ गए हैं सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर, मेन प्रोडक्शन साइट। यहाँ इस सिस्टम का मेन प्रोडक्ट यानी कि स्पर्म तैयार होता है। लेट्स सी ये जगह अंदर से दिखती कैसी है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो मेन फैक्ट्री है ना, यानी टेस्टिस, वो बॉडी के अंदर नहीं है,
ये बॉडी के बाहर एक स्पेशल पाउच में है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बेसिकली स्क्रोटम एक नेचुरल बिल्ट इन एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। कूल राइट? और इसी स्क्रोटम के अंदर सेफली रखे हैं टेस्टीज। ये है हमारी असली स्पर्म फैक्ट्री। इनका मेन फंक्शन एक ही काम है, लाखों करोड़ों स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। यही है प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब चलो फैक्ट्री के थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ आपको दिखेंगी बहुत सारी हाईली कॉइल ट्यूब्स, एक जाल जैसा। इनको कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स की दीवारों पर एक स्पेशल लेयर होती है जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ के सेल्स मियोसिस से डिवाइड करते हैं। याद है ना मियोसिस? एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन जिससे सेक्स सेल्स बनते हैं। और इसका फाइनल रिजल्ट स्पर्म प्रोडक्शन। तो याद रखो, टेस्टीज जिनके अंदर है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यही है स्पर्म फैक्ट्री। ओके, तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर। सेक्शन नंबर 3, एन इनक्रेडिबल जर्नी। चलो स्पर्म्स तो बन गए, मगर अब उन्हें फैक्ट्री से बाहर भी तो निकलना है और आगे के सफर के लिए तैयार भी होना है। तो चलो हम इस पाइपलाइन को, इस असेंबली लाइन को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ जाते। स्पर्म्स बनने के बाद उन्हें एक सीरीज ऑफ ट्यूब्स से गुजरना पड़ता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पूरा ध्यान दो, ये जो सीक्वेंस है, ये जो ऑर्डर है, ये एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप याद करना है। चलो राउट मैप देखो। रेटे टेस्टीज, वहां से वाज एफेरेंस, फिर एपिडिडमिस, आगे वाज डिफरेंस, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट और आखिर में यूरोजेनिटल डक्ट। गॉट इट? ये सीक्वेंस बिल्कुल मत भूलना। और अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। इस रूट मैप में हमने एपिडिडमिस का नाम लिया ना, वो इतनी ज्यादा कॉइल्ड ट्यूब है कि अगर उसको सीधा कर दिया जाए तो वो 6 मीटर लंबी होगी। 6 मीटर! कैन यू बिलीव दैट? और इसका काम क्या है? यहीं पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, यहीं वो तैरना सीखते हैं और फर्टिलाइज करने के काबिल बनते हैं। अब हम आ गए हैं अपने टूर के अगले पड़ाव पर, सेक्शन नंबर 4, द सपोर्ट क्रू। देखो, स्पर्म्स अकेले इस सफर पर नहीं जा सकते, उन्हें एक सपोर्ट टीम की जरूरत है, एक क्रू जो उन्हें एनर्जी दे, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करे। और ये क्रू कौन है? ये है एक्सेसरी ग्लैंड्स और उनके स्पेशल फ्लूइड्स। तो इस सपोर्ट क्रू में 3 मेन प्लेयर्स हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर ट्रियो। कौन कौन? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स अपने अपने स्पेशल सिक्रेशंस यानी फ्लूइड्स ऐड करते हैं और ये फ्लूइड्स स्पर्म्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जब स्पर्म्स और इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस आपस में मिल जाते हैं, तब जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उस फाइनल मिक्सचर को हम कहते हैं सीमन। तो ये बात हमेशा याद रखना, सीमन इज नॉट जस्ट स्पर्म्स। सीमन स्पर्म्स प्लस इन सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स के फ्लूइड्स का एक स्पेशल मिक्सचर है। ओके, लेकिन एक सवाल है, इन स्पर्म्स को इतनी लंबी जर्नी के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनका फ्यूल क्या है? जवाब है फ्रुक्टोस। जी हाँ, सीमन में फ्रुक्टोस शुगर काफी ज्यादा अमाउंट में होता है और यही शुगर स्पर्म्स को स्विम करने के लिए जरूरी एनर्जी, उनका फ्यूल प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ध्यान से सुनो। इस पूरे सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं यानी जोड़ी में, और कुछ होते हैं अनपेयर्ड यानी सिंगल। पेयर्ड कौन कौन से हैं? जैसे 2 टेस्टिस, 2 सेमिनल वेसिकल्स। लेकिन अनपेयर्ड कौन से हैं? चलो टेबल देखो। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, पीनस सिंगल है और स्क्रोटम वो भी सिंगल है। ये एग्जाम में आ सकता है, इसे अच्छे से नोट कर लो। तो चलो, इतना लंबा टूर हो गया, अब वक्त है एक क्विक पॉप क्विज का। सेक्शन नंबर 5, रेडी फॉर द एग्जाम। जो कुछ हमने आज सीखा है, लेट्स टेस्ट इट। देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितनी तैयारी हुई है। पहला सवाल बहुत सिंपल, वेयर आर द टेस्टीज लोकेटेड? टेस्टीज कहाँ होते हैं? सोचो सोचो। यू गॉट इट, स्क्रोटम के अंदर, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। बिल्कुल सही, गुड जॉब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्म के ट्रैवल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? याद करो वो लंबा सा रूट मैप। कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी। रेडे टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, ejaculatory duct and finally urinogenital duct. Excellent, याद हो गया मतलब। और ये है आज का आखिरी सवाल, सीमन में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है जो स्पर्म्स को एनर्जी देता है? उनका फ्यूल क्या है?
ये तो बहुत आसान है। द आंसर इज फ्रक्टोज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज हमने पूरा का पूरा डिलीवरी सिस्टम समझ लिया। एक ऐसी अमेजिंग फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, उसे मैच्योर करती है, पैक करती है और सफर के लिए फ्यूल भी देती है। लेकिन एक सवाल रह गया है, इस डिलीवरी का डेस्टिनेशन क्या है? इसकी मंजिल कहाँ है? इस सवाल का जवाब वो हमें मिलेगा हमारे अगले एक्सप्लेनर में, पार्ट 7 में। वहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे ओवरीज की, यूटरस की और एग की जर्नी की। तो पार्ट 7 में मिलना मत भूलना। सी यू। हेलो, वेलकम बैक बायोलॉजी चैंपियंस। तो पिछले एक्सप्लेनर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी फैक्ट्री समझी थी, याद है? हमने देखा था कि बॉडी रोज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाती है, लेकिन इनका डेस्टिनेशन क्या है? आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं एक पार्टनर, ओवम को, यानी एग को। तो आज इस चंक 7 में हम उसी डेस्टिनेशन की बात करेंगे। हम डीकोड करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समझेंगे गैमीट फॉर्मेशन और उस एक मैजिकल मोमेंट को जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। चलो लेट्स बिगिन। ओके, चलो सीधा एकदम एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। क्या आपको ये बात पता है? एक बेबी गर्ल जब पैदा होती है ना, उसके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, मिलियंस। लेकिन उसकी पूरी लाइफ में उन मिलियंस में से सिर्फ और सिर्फ लगभग 400 एग्स ही मैच्योर हो पाते हैं। जस्ट 400। सोच सकते हो, इतना बड़ा नंबर और उसमें से इतने से, तो बाकी सबका क्या होता है? चलिए इस अनोखी, इस इनक्रेडिबल जर्नी को समझते हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसका मैप, उसका ब्लूप्रिंट समझना जरूरी है। याद है जब हमने मेल सिस्टम पढ़ा था तो टेस्टिस बॉडी के बाहर थे। यहां पर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं, अब्डोमिनल कैविटी में, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। ये 4 की पार्ट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए भी आएंगे और इनको समझना तो सबसे जरूरी है। सबसे पहला अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये हैं प्राइमरी ऑर्गन्स, यहीं एग्स बनाते हैं। दूसरा अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिनका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब्स। तीसरा एक सिंगल यूटेरस, जिसे हम आम भाषा में वूम या बच्चेदानी भी कहते हैं। और चौथा पार्ट है वजाइना। चलो अब इनके फंक्शंस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ओके, अब इनके काम को आराम से समझो। देखो, ओवरीज का काम सिर्फ oocytes यानी एग्स बनाना ही नहीं है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे सुपर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं। फिर आते हैं ओविडक्ट्स। इनके अंदर सीलिया नाम के छोटे छोटे बिल्कुल बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम क्या है? ये एग को धक्का देकर आगे यूट्रस की तरफ पुश करते हैं। ये सीलिया वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। यूट्रस वो मस्कुलर बैग है जहां पूरे 9 महीने बेबी डेवलप होता है। और वजाइना ये बर्थ कैनाल की तरह काम करता है और यहीं पर इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स डिपॉजिट किए जाते हैं। अब आते हैं एक और एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग फैक्ट पर। हमने पढ़ा था कि मेल्स में स्पर्म्स प्यूबर्टी से शुरू होकर ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग बनते रहते हैं, राइट? लेकिन फीमेल्स में ऐसी स्टोरी बिल्कुल नहीं है। उनकी स्टोरी तो उनके पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाती है। हाउ अमेजिंग इज दैट? इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखो। जब एक फीमेल बेबी अपनी मदर के वूम में होती है, एक फीटस होती है, तभी उसकी ओवरीज में 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocytes बन जाते हैं। और ये एक वन टाइम स्टॉक है। इसके बाद बॉडी में कोई नए एग्स नहीं बनते। फिर जब प्यूबर्टी आती है तब ये oocytes मैच्योर होना शुरू करते हैं। हर महीने जनरली सिर्फ एक oocyte मैच्योर होकर रिलीज होता है। तो सोचो, मिलियन से शुरू हुई रेस में पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में सिर्फ 400 के आसपास oocytes ही रिलीज हो पाते हैं। बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं और फिर 45-50 साल की उम्र के आसपास ये पूरा प्रोसेस हमेशा के लिए रुक जाता है। इसी स्टॉपेज को, इसी फुल स्टॉप को कहते हैं मेनोपॉज। ये वो स्टेज है जो यूजुअली 45 से 50 साल की उम्र के आसपास आती है। इसेंशियली होता क्या है कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है और इसकी वजह से ओवरीज आगे एग्स रिलीज करना बंद कर देती हैं। सिंपल। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, ये आपसे क्रिटिकल थिंकिंग सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि ज्यादा उम्र की मदर्स में, फॉर एग्जांपल 40-50 साल की एज में, उनके बेबीज में डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? सोचो, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपने पिछली स्लाइड ध्यान से सुनी, क्योंकि जो oocyte एक 40 साल की महिला की बॉडी में रिलीज हो रहा है, वो उस महिला के पास उसके जन्म से है, यानी उस एग की एज भी 40 साल है। इतने सालों में एग के अंदर क्रोमोसोम्स को ठीक से डिवाइड करने की जो एबिलिटी है, इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और इसीलिए जेनेटिक एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब तक हमने स्पर्म की पूरी जर्नी देख ली और हमने एग की लाइफ स्टोरी भी सुन ली।
अब वक्त आ गया है उस अल्टीमेट क्लाइमैक्स का जिसका हम सबको इंतजार था, जब ये दोनों फाइनली मिलते हैं। द ग्रैंड मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक एपिक रेस है सच में। कॉपुलेशन के टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वजाइना में इजैकुलेट किए जाते हैं। वहां से उनकी मैराथन रेस शुरू होती है, यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट्स की तरफ। उनका डेस्टिनेशन ओविडक्ट में इंतजार कर रहा ओवम। सोचो, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इस रेस को शुरू करते हैं, लेकिन विनर सिर्फ एक होता है। सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम की वॉल को पेनिट्रेट कर पाता है। इट्स अ ट्रू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी फ्यूजन को, इस मिलन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो एक नया सिंगल सेल बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट, और आगे जाकर यही जाइगोट एक पूरे बेबी में डेवलप होता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमंस में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है, स्पेसिफिकली कहा ओविडक्ट के अंदर। चलिए, अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। रेडी हो? लेट्स गो। पहला सवाल, वो कौन सा ऑर्गन है जो oocyte को यूट्रस की तरफ पुश करता है? याद करो, हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। बिल्कुल सही। तो ओविडक्ट अपने सीलिया का इस्तेमाल करके, ये सीलिया वर्ड जरूर याद रखना, भूलना मत। चलो दूसरा सवाल, मेनोपॉज क्या है? अभी अभी पढ़ा था हमने, सिंपल डेफिनेशन। करेक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस का रुक जाना है जो 45 से 50 साल की उम्र के आसपास होता है। परफेक्ट। और आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कहां होता है? उस जगह का नाम बताओ। एक्सीलेंट, ये होता है ओविडक्ट में, जिसे फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार और बार पूछा जाता है, सो रिमेंबर दिस। तो हमने ये तो जान लिया कि हर महीने एक एग रिलीज होता है, और अगर स्पर्म उससे मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन सोचो, व्हाट इफ स्पर्म वहां नहीं पहुंचा? हर बार तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता ना। बॉडी ने तो बेबी के वेलकम के लिए यूट्रस में एक पूरी तैयारी करके रखी है, एक पूरा बेड प्रिपेयर किया है। उस तैयारी का क्या होता है? यही है हमारे अगले एक्सप्लेनर यानी चंक 8 का टॉपिक, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसे बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्ते बायोलॉजी स्क्वाड, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज एंड दिस इज पार्ट 8। पिछले एक्सप्लेनर में हमने देखा था कि फीमेल बॉडी में एग कैसे बनता है और एक बेबी के लिए यूटेरस यानी बच्चेदानी कैसे रेडी होती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि आप एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के लिए एक एकदम शानदार कमरा तैयार कर रहे हैं। नए क्वेश्चंस, बढ़िया लाइटिंग, सब कुछ परफेक्ट। आपने पूरी मेहनत लगा दी है। लेकिन क्या हो अगर वो मेहमान कभी आए ही ना, तो आप क्या करोगे? बॉडी कहती है, अरे यार ये सारी तैयारी तो वेस्ट हो गई, तो वो उस पूरे कमरे की सजावट को तोड़कर साफ कर देती है। और इसी सफाई के प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो आज हम इसी पूरे साइकिल को डिटेल में समझेंगे। अब देखो, ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसको 4 केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर की तरह कंट्रोल करते हैं। और हाँ, इनके नाम और इनका काम आपके एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 डायरेक्टर्स को याद रखने का एक सिंपल तरीका है। हम इनको 2 टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। टीम 1 है हमारे ब्रेन में बैठे पिट्यूटरी ग्लैंड की, जहां से आते हैं FSH और LH, और टीम 2 है ओवरी की, जहां से आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सिंपल राइट? ब्रेन की टीम और ओवरी की टीम। चलिए, टीम 1 के पहले प्लेयर से मिलते हैं। ये है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका तो जैसा नाम वैसा काम। ये ओवरी के अंदर एक फॉलिकल को, जो कि एग का प्रोटेक्टिव कवर होता है, उसको स्टिमुलेट करता है। उसको कहता है, चलो भाई अब तुम्हारे बढ़ने का टाइम आ गया है। बेसिकली ये ग्रोथ का स्टार्टर है। दूसरा डायरेक्टर है LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये है असली ट्रिगर हार्मोन। जब फॉलिकल ग्रो करके पूरा मैच्योर हो जाता है ना, तब यही LH उस फॉलिकल को बर्स्ट करवाता है, जिससे एग ओवरी से बाहर निकल आता है। इसका रोल बहुत ही ड्रामेटिक और इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं ओवरी की टीम पर। पहला प्लेयर है एस्ट्रोजन। ये है वॉल बिल्डर। जैसे जैसे FSH के कहने पर फॉलिकल बड़ा होता है, वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और ये एस्ट्रोजन यूटेरस को मैसेज भेजता है, चलो मेहमान के लिए कमरे की दीवारें फिर से तैयार करो। मतलब ये यूटेरस की अंदर वाली लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको रीबिल्ड करता है। और आखिरी डायरेक्टर है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ये है लाइनिंग मेंटेनर। एक बार दीवार बन गई तो उस पर डेकोरेशन और कुशनिंग का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है।
ये यूट्रस की लाइनिंग को मोटा, सॉफ्ट और एक आने वाले एम्ब्रियो के लिए बिल्कुल रेडी रखता है। एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी। तो अब जब हम अपने चारों डायरेक्टर्स को जान गए हैं, चलिए इनकी 28 दिन की मूवी देखते हैं। आइए इस पूरे सफर को हम स्टेप बाय स्टेप समझें। ये टाइमलाइन ये पूरे साइकिल का रोड मैप है। हम इसको 4 मेन फेजेस में देखेंगे। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर आता है रीजनरेशन फेज, उसके बाद है द बिग डे, ओव्यूलेशन, और लास्ट में है सीक्रेशन फेज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे 1। साइकिल के पहले 5 दिन, ये है हमारा सफाई वाला फेज। क्योंकि पिछले साइकिल में गैस नहीं आया, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो सारी तैयारी बेकार हो गई। यूट्रस की वो मोटी लाइनिंग टूट जाती है और ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है, और इसी दिन से एक नए साइकिल की शुरुआत होती है। अब आती है फेज 2 यानी रीजनरेशन फेज। ये चलता है डेज 5 से 13 तक। इस दौरान ब्रेन से FSH निकलता है और ओवरी में एक नए फॉलिकल को ग्रो करवाता है, और जैसे ही ये फॉलिकल ग्रो करता है, ये एस्ट्रोजन बनाता है जो यूट्रस की दीवार को फिर से बनाना शुरू कर देता है। देखा आपने, चेन रिएक्शन की तरह है, एक चीज दूसरी चीज को ट्रिगर करती है। और अब आता है साइकिल का हीरो, डे 14। इस दिन को आसपास ही साइकिल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। ये नंबर 14, इसको अच्छे से याद रखिएगा। डे 14 को अचानक से LH हार्मोन का लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, और इस LH के सर्च की वजह से ही वो मैच्योर फॉलिकल फट जाता है और ओसाइट यानी हमारा एग आजाद हो जाता है। इसी इवेंट को, इसी धमाके को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। सो याद रहे, LH मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद वो जो खाली फॉलिकल बचा, वो फेंका नहीं जाता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक येलो कलर की बॉडी में, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसका बस एक ही काम है, ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन बनाना, ताकि यूट्रस की लाइनिंग थिक और रेडी रहे। तो कमरा रेडी है, कुशनिंग हो चुकी है, सब कुछ सेट है। लेकिन वही पुराना सवाल, अगर गेस्ट यानी स्पर्म नहीं आया और एग को फर्टिलाइज नहीं किया तो क्या होगा? चलिए देखते हैं कि ये साइकिल खुद को रीसेट कैसे करता है। अगर oocyte 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम समझ जाता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है और वो इनएक्टिव हो जाता है। फिर वो बदल जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। इसके बनते ही प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन अचानक से गिर जाता है, और इन हार्मोन्स के सपोर्ट के बिना यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है। तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स क्या बला है? ये कॉर्पस ल्यूटियम का बस एक इनएक्टिव सफेद निशान जैसा स्ट्रक्चर है। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये कोई हार्मोन नहीं बनाता, और जैसे ही हार्मोन सप्लाई बंद होता है, बॉडी को सिग्नल मिल जाता है, ओके शो इज ओवर, नया साइकिल शुरू करो। देखा कितना प्रिसाइज सिस्टम है। एक बहुत जरूरी बात जो आपकी टेक्स्ट बुक भी कहती है, मेंस्ट्रुएशन एक बिल्कुल नेचुरल, एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, इस दौरान थोड़ा पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए पर्सनल हाइजीन यानी साफ सफाई का ध्यान रखना और आराम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद देखते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितना रेडी हैं। टाइम फॉर अ क्विक फायर क्विज। ये सवाल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। सवाल नंबर 1, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? याद कीजिए, वो ट्रिगर कौन सा था? सोचो। बिल्कुल सही जवाब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। सवाल नंबर 2, कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? वो येलो बॉडी क्या बनाती है जिससे लाइनिंग मेंटेन होती है? याद आया? जवाब है प्रोजेस्टेरॉन। एक्सलेंट। और आखिरी सवाल, अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज में बदल जाता है? वो व्हाइट स्कार क्या कहलाता है? सही जवाब है कॉर्पस एल्बिकन्स। बहुत बढ़िया। अगर आपने तीनों जवाब सही दिए तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये था नेचर का प्रिसाइज साइकिल, लेकिन कभी कभी इस साइकिल में थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तब क्या होता है जब साइंस को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है। IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबीज कैसे बनाए जाते हैं और ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर यानी चंक 9 में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम बायोलॉजी स्क्वाड। पता है, पिछले सेशंस में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी समझी, लेकिन एक सवाल है, क्या होता है जब नेचर यानी कि कुदरत हमेशा परफेक्ट नहीं होती? आप सोचिए जरा, पूरी दुनिया में ना लाखों करोड़ों ऐसे कपल्स हैं जो एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं, पर कुछ बायोलॉजिकल यानी शारीरिक प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। बहुत दुख की बात है ना? तो ऐसे में क्या करें?
क्या साइंस उनकी हेल्प कर सकती है? वेल, द आंसर इज अ बिग यस। और आज हम साइंस के इन्हीं सुपर पावर्स के बारे में बात करें। तो चलिए इसको अच्छे से डिकोड करते हैं। अपने चैप्टर के इस पार्ट 9 में हम 3 बहुत ही अमेजिंग चीजें समझेंगे। IVF क्या होता है, सरोगेसी कैसे काम करती है, और सबसे इंटरेस्टिंग, जुड़वा बच्चे यानी ट्विन्स कैसे पैदा होते हैं। रेडी हो सब? चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आइए देखते हैं कि साइंस के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो नेचर की इन हर्डल्स को, इन परेशानियों को दूर कर सकती हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स हैं क्या? चलो पहले औरतों की बात करते हैं। देखो, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है, या फिर ओसाइट यानी जो एग बनता है उसके प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि ओविडक्ट, वो पाइप जिसमें से एग ट्रैवल करता है, उसमें कोई ब्लॉकेज हो, कोई रुकावट हो। और एक और चीज, कभी कभी एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर ठीक से चिपक ही नहीं पाता, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब आते हैं मर्दों पर, उनमें क्या इश्यूज हो सकते हैं? सिंपल है, या तो स्पर्म्स है ही नहीं, या बहुत कम है, या फिर उनकी मूवमेंट बहुत ही स्लो है, सुस्त है, या स्पर्म्स के शेप में ही कोई गड़बड़ है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही फेमस सोल्यूशन है IVF। नाम तो सुना ही होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी तो पक्का सुना होगा, है ना? बस ये वही चीज है। देखो, इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास, यानी बॉडी के बाहर। इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, जहाँ स्पर्म और एग मिलते हैं, उसको बॉडी के बाहर एक लैब में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाते हैं। जब वहाँ छोटा सा एम्ब्रियो बन जाता है, उसको आराम से वापस औरत के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। सिंपल। अब सवाल ये है कि IVF आखिर है किसके लिए? देखो, ये उन कपल्स के लिए एकदम जादू जैसा है जहां मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सबसे हेल्दी स्पर्म को चुनकर सीधा एग से मिला सकते हैं। और दूसरा, ये उन औरतों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी ओविडक्ट में ब्लॉकेज है। सिंपल लॉजिक है, अगर रास्ता ही बंद है तो स्पर्म एग तक कैसे पहुंचेगा? IVF इस ब्लॉकेज को, इस रुकावट को एक तरह से बाईपास कर देता है। लेकिन व्हाट इफ एक ऐसी सिचुएशन है जहां औरत का ओसाइट यानी एग तो बिल्कुल ठीक है, पर उनका यूट्रस यानी गर्भ, वो बेबी को 9 महीने तक कैरी करने के लिए रेडी नहीं है। तब क्या? उसके लिए भी साइंस के पास जवाब है, और उस टेक्निक को कहते हैं सरोगेसी। अब देखो ये काम कैसे करती है। 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, जो बायोलॉजिकल मदर हैं उनसे ओसाइट कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, बिल्कुल IVF की तरह उस ओसाइट को हस्बैंड के स्पर्म के साथ टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो रेडी एम्ब्रियो है, इसको एक दूसरी औरत के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो दूसरी महिला है जिनके यूट्रस में उस कपल का एम्ब्रियो ग्रो करता है, जो 9 महीने तक उस बच्चे को अपने वूम में पालती है, उन्हीं को हम कहते हैं सरोगेट मदर। वो उस बच्चे को जन्म देकर उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे देती है। ओके, अब आते हैं तीसरी साइंटिफिक सुपर पावर पर, स्पर्म बैंक्स। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? ब्लड बैंक। जैसे इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक होता है, बिल्कुल वैसे ही सीमेन के लिए स्पर्म बैंक होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। जो हेल्दी डोनर्स होते हैं, जिनके सारे मेडिकल टेस्ट हो चुके होते हैं, उनसे सीमेन कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको लैब में स्पेशल कंडीशंस में फ्रीज करके स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब भी किसी कपल को जरूरत पड़े तो IVF के लिए यूज कर सके। और हाँ, एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कानून है, जो डोनर है ना, उसका नाम हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, हमेशा, ताकि फ्यूचर में कोई भी लीगल या इमोशनल प्रॉब्लम ना आए। तो चलो, ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बातें, IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक्स। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेते हैं और नेचर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ट्विन्स। हाँ, जुड़वा बच्चे। आखिर ये बनते कैसे हैं भाई? क्या साइंस है इसके पीछे? आपने देखा ही होगा ना, कुछ ट्विन्स तो एकदम कार्बन कॉपी होते हैं, जीरोक्स। और कुछ जुड़वा ऐसे होते हैं जो लगते ही नहीं कि जुड़वा हैं, बिल्कुल अलग, जैसे नॉर्मल भाई बहन। तो ऐसा अलग अलग क्यों होता है? क्या सीक्रेट है इसके पीछे? चलो आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखो, बेसिकली ट्विन्स बनने के 2 मेन रास्ते हैं। हम सबको पता है, स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं, राइट? तो पहला टाइप है मोनोजाइगोटिक। मोनो मतलब 1, इसमें एक ही जाइगोट बनता है जो बाद में स्प्लिट हो जाता है। और दूसरा है डाइजाइगोटिक। डाई मतलब 2, इसमें शुरू से ही 2 अलग जाइगोट्स बनते हैं। चलो एक एक करके दोनों को समझें। तो पहले बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की। मोनो यानी एक,
यहाँ क्या होता है, एक स्पर्म एक एग मिलकर एक सिंगल एम्ब्रियो बनाते हैं। सिंपल। फिर 8 दिन के अंदर अंदर अचानक से उस एम्ब्रियो के सेल्स 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और फिर ये दोनों ग्रुप्स 2 अलग अलग बेबीज की तरह ग्रो करने लगते हैं। अमेजिंग राइट? तो इसका रिजल्ट क्या होगा सोचो। क्योंकि ये दोनों बच्चे एक ही स्पर्म और एक ही एग से बने हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका डीएनए बिल्कुल 100% सेम होता है, सेम टू सेम। इसीलिए तो उन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। वो दिखने में एकदम एक जैसे होते हैं और उनका जेंडर भी हमेशा सेम होता है, या तो दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है, ध्यान से सुनो। अगर ये जो सेल्स का डिवीजन है ये 8 दिन के बाद हुआ तो क्या होगा? तब कंजॉइंट ट्विन्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपने सुना होगा साइमीज ट्विन्स, ये वही है। इसमें बच्चे शरीर के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए पैदा होते हैं क्योंकि वो डिवीजन पूरी तरह से हो नहीं पाता। ओके, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, डाइजाइगोटिक ट्विन्स। डाई यानी 2। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, गलती से औरत की ओवरी से एक एग के बदले 2 एग्स रिलीज हो जाते हैं और फिर ये दोनों एग्स 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। तो शुरू से ही 2 अलग जाइगोट बन गए। इसीलिए ये बच्चे जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल भाई बहन की तरह। और इसीलिए उनका जेंडर भी सेम हो सकता है या अलग भी। एक लड़का एक लड़की बिल्कुल पॉसिबल है। ऑलराइट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना समझ आया। रेडी फॉर अ क्विक रैपिड फायर क्विज? लेट्स डू इट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी टेक्निक है जिसमें फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब में करते हैं? कम ऑन, जल्दी सोचो। Yes, absolutely correct. The answer is IVF, in vitro fertilization. Brilliant. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के सेल्स 8 दिन के बाद डिवाइड होते हैं तो क्या होता है? वो रिस्क वाली बात याद है? You got it. High possibility of conjoined twins, जिनको Siamese twins भी कहते हैं। Perfect. And the last question, सिंपल सा है। क्या डाइजाइगोटिक ट्विन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं? Yes or no? सोचो। फैंटास्टिक। द आंसर इज नो। वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल भाई बहन की तरह। शाबाश, लगता है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जोरों पर है। तो देखो, आज हमने टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर जुड़वा बच्चों तक सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस चैप्टर के आखिरी फाइनल पार्ट में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसका हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए मिलते। वेलकम बैक बायोलॉजी स्क्वाड। तो लो भाई, आ गए हम चैप्टर 3 के बिल्कुल फाइनल स्टेज पे। ये है हमारा पार्ट 10, और सच कहूँ तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमने अब तक लाइफ शुरू कैसे होती है ये तो सीख लिया, पर आज बात होगी उस पावर के साथ आने वाली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की। और ये सिर्फ बायोलॉजी की क्लास नहीं है दोस्तों, ये हमारी हेल्थ, हमारी चॉइसेस और हाँ, हमारे देश के फ्यूचर के बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले उस एलिफेंट इन द रूम से मिलेंगे, यानी वो बातें जिन पे हम बोलने से कतराते हैं। फिर समझेंगे कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। उसके बाद इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे नजर डालेंगे। फिर कुछ डेंजरस सेक्सुअल डिजीजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एंड में पूरे चैप्टर 3 का एक आग लगा देने वाला ग्रैंड रिकैप। रेडी? ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं सीधे उस एलिफेंट इन द रूम से। पता है ना, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर घर में या दोस्तों के बीच बात करने में थोड़ी शर्म आती है, थोड़ी झिझक होती है। टॉपिक्स जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल डिजीजेस और हमारे देश का एक बहुत ही सीरियस इशू, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आज का मिशन क्या है? मिशन है इस चुप्पी को तोड़ना और इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को आराम से साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। नो शाइनेस टुडे। जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखो ध्यान से, 121 करोड़ से भी ज्यादा। पता है ये क्या है? ये है इंडिया की पॉपुलेशन। पर आहा, असली शॉक तो अब लगेगा। पता है 1901 में हम कितने थे? सिर्फ 23 करोड़। सोचो, एक सेंचुरी के अंदर इतना बड़ा जंप। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, इसका असर तुम्हारी लाइफ के हर हिस्से पर है। कॉलेज की सीट से लेकर नौकरी तक, पीने के पानी से लेकर सांस लेने वाली हवा तक, हर जगह। अब इतना बड़ा नंबर देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है ना कि यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ।
पर सच तो ये है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक अकेले इंसान से ही होती है, तुमसे, मुझसे। और वो शुरुआत होती है सही नॉलेज से, अपने बारे में जानने से। तो चलो इसी बात पर सबसे पहले समझते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर है क्या चीज। अच्छा, हम लोग हेल्थ का मतलब क्या समझते हैं? यही ना कि अगर बीमार नहीं हो तो मतलब हेल्दी हो, राइट? रॉन्ग, ये अधूरा सच है। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि हेल्थ का असली मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर, आपका दिमाग और आपके लोगों के साथ रिश्ते, जब ये तीनों चीजें एकदम फिट है ना, तब आप असली में हेल्दी हो। सिर्फ बीमारी का ना होना हेल्थ नहीं है दोस्तों। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे देश में आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इतनी कम अवेयरनेस क्यों है? इसके पीछे ना 3 मेन विलन्स हैं। पहला, हमारे कुछ सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस। दूसरा, इलिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई की कमी। और तीसरा, जो इन सबका बॉस है, वो है शाइनेस, शर्म। इसी शर्म के चक्कर में हम जरूरी बातें पूछ ही नहीं पाते और बस गलत फहमियों के जाल में फंसे रहते हैं। तो इस शर्म की दीवार को तोड़ने का सबसे पहला, सबसे आसान कदम क्या है? पर्सनल हाइजीन। सिंपल, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को साफ रखना, ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अच्छी आदत वाली बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। साफ सफाई रखोगे तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ना, उनको ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलता। इससे इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम तो ये और भी जरूरी है। और सुनो बॉयज, ये ऐप के लिए भी बराबर इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 1 क्या है? शर्माओ मत, साफ रहो, हेल्दी रहो। चलो, पर्सनल हेल्थ तो हो गई हमारी अपनी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं हम सब की, यानी पूरे देश की जिम्मेदारी की। याद है वो नंबर जो हमने शुरू में देखा था? उस पे वापस आते हैं। इसी चीज को कहते हैं इंडियाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेसिकली जब किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ही कम टाइम में रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाती है ना, उसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। सिंपल। अब इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखो। 1901 में थे हम 23 करोड़। फिर 100 साल बाद 2001 में बूम 102 करोड़। और रुको, पिक्चर अभी बाकी है। अगले सिर्फ 10 साल में 2011 तक हम हो गए 121 करोड़। समझ रहे हो? ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये ग्राफ तो सीधा रॉकेट बनकर ऊपर ही ऊपर जा। तो उस रॉकेट स्पीड आबादी का रिजल्ट क्या निकल रहा है? सोचो, ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम है। लोग हैं इतने सारे और चीजें हैं लिमिटेड, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान की एवरेज कमाई वो कम हो रही है। और सबसे टेंशन वाली बात, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, जमीन, जंगल, इन सब पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि ये तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सिर्फ 2 चीजें, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब बस इतना है कि हम सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें कि फैमिली कब शुरू करनी है, कितनी बड़ी करनी है। सिंपल। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो बर्थ रेट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ओके, अब आते हैं एक और बहुत ही सीरियस टॉपिक पर। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क सामने आता है, और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STDs। इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन होना इट इज सुपर इम्पोर्टेंट। आपके सिलेबस में 2 ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी हैं। तो ये 2 डिजीजेस हैं सिफिलिस और गोनोरिया। दोनों ही बैक्टीरिया से होती हैं। पहले बात करते हैं सिफिलिस की। ये ट्रिपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या हैं? जेनिटल्स पर चैंक्र यानी एक पेनलेस सा घाव, बॉडी पर रैश हो सकता है, फीवर आ सकता है और एलोपेशिया यानी बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी है गोनोरिया। ये होती है नाइसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से। इसके सिम्टम्स हैं पेनफुल यूरिनेशन, प्राइवेट पार्ट से पस जैसा डिस्चार्ज और अंदर अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। देखो, ये दोनों ही बहुत सीरियस हैं और इनका सबसे बेस्ट इलाज क्या है? प्रिवेंशन और सही हाइजीन। और इसी के साथ इस चैप्टर के सारे नए टॉपिक्स होते हैं खत्म। वूहू! लेकिन रुको, पार्टी अभी बाकी है। चलो एक काम करते हैं, पूरे चैप्टर का एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। रेडी हो? सीट बेल्ट्स बांध लो, लेट्स गो। सबसे पहले हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद है? सिंगल पेरेंट, नया ऑर्गेनिज्म, अमीबा का बाइनरी फिजन, यीस्ट में बडिंग और प्लानेरिया का सुपर पावर रीजेनरेशन। डन। उसके बाद आए हम प्लांट्स पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे, एंथर, स्टिग्मा, ओवरी,
पॉलिनेशन समझा और वो मैजिकल प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे बनते हैं सीड्स और फ्रूट्स। नेक्स्ट फिर आया सबका फेवरेट टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने मेल और फीमेल सिस्टम्स को पूरा समझा और याद है वो $1 मिलियन क्वेश्चन, स्पर्म और ओवम कहाँ मिलते हैं? यस, ओविडक्ट में, जहां होता है फर्टिलाइजेशन और शुरू होती है एक नई लाइफ। ऑसम। फिर हमने समझा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 28 दिन की साइकिल जिसके 4 बॉसेस हैं। कौन कौन? FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों मिलकर ओव्यूलेशन और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करते हैं। सिंपल। इसके बाद हमने देखे मॉडर्न साइंस के जादू, IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, स्पर्म बैंक्स। ये सारी टेक्नोलॉजीज उन लोगों के लिए होप हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। अमेजिंग, राइट? और हाँ, ट्विन्स को कैसे भूल सकते हैं? मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल, एक जाइगोट स्प्लिट हुआ 2 एक जैसे बच्चे। डाइजाइगोटिक यानी फ्रेटर्नल, 2 अलग एग्स, 2 अलग स्पर्म्स, 2 अलग बच्चे जो भाई बहन जैसे दिखते हैं। क्लियर? रिकैप डन। अब टाइम है फाइनल बॉस फाइट का। चलो एक छोटा सा एग्जाम चेक करते हैं, देखते हैं आज जो पढ़ा वो दिमाग में गया या नहीं। रेडी हो चैलेंज के लिए? लेट्स डू दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बैक्टीरिया से होने वाली 2 STDs के नाम बताओ। जल्दी सोचो सोचो। 3, 2, 1। यस, सिफिलिस एंड गोनोरिया। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सोल्यूशन क्या है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, पॉपुलेशन कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग। और आखिरी सवाल, सिफिलिस किस माइक्रोब से होता है? वायरस, फंगस या बैक्टीरिया? द आंसर इज बैक्टीरिया। ब्रिलियंट, तुम लोग रॉक कर रहे हो। और इसी के साथ चैप्टर 3 पूरा का पूरा आपने मास्टर कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस। पर एक बात सोचो, ये सारी लाइफ, ये सब रिप्रोडक्शन होता कहाँ है? हमारे एनवायरनमेंट में, राइट? तो अगले चैप्टर यानी चैप्टर 4 में हम बनेंगे इको वॉरियर्स। हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन। बहुत मजा आने वाला है। तो चैप्टर 4 के लिए रेडी रहना, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और बेल आइकन भी, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। आज हमने देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल की शुरुआत कहीं और से नहीं, हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ और हमारी अपनी जिम्मेदारी से होती है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक इंडिविजुअल की तरह और एक देश की तरह इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सच में तैयार हैं? इस पर सोचना